लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी वॉज इन्वेंटेड बाय ए पॉलिश फिजिसिस्ट, ठीक है ना, पॉलिश फिजिसिस्ट जी नोमार्स्की। जी नोमार्स्की साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इट इज़ यूज टू व्यू स्पेसिमेन विद पुअर ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट। अगर मैं यहाँ पे पहले ही बता देना चाहता हूँ, दोनों टाइप की माइक्रोस्कोपी DIC और PCM, क्या ये दोनों टाइप की माइक्रोस्कोपी ये किस चीज़ के लिए है? ये दोनों है हमारे क्या ट्रांसपेरेंट सेल के लिए, ट्रांसपेरेंट सेल। ट्रांसपेरेंट टाइप की सेल्स को अगर आपको एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप ये दो टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो, PCM एंड DIC, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ये दोनों तरीके में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इन्हांस करते हैं। ये दोनों तरीके में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। तरीके अलग हो सकते हैं बट ओवरऑल हम करते हैं क्या है, कॉन्ट्रास्ट को इन्हांस करते हैं, ठीक है। उसमें हमने फेस प्लेट यूज़ किया था, यहाँ पे हम नोमार्स्कीज प्रिज्म यूज़ करेंगे। ओके, देखो पहली बात अगर मैं बताना चाहूँ, इस डायग्राम को देखो तो सब कुछ सेम है। हमारा स्पेसिमेन पहले भी होता था, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर लेंस होता था हमारा नॉर्मल, ठीक है। बाकी ऑक्यूलर लेंस तो ऊपर आ ही जाएगी, और सब सेम ही है और कुछ बदला नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें लगाई हुई है। क्या लगाई है, नोमार्कीज प्रिज्म लगाया हुआ है, ठीक है ना। हमने नोमार्कीज प्रिज्म लगाया हुआ है और पोलराइजिंग फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है ना। नोमार्की प्रिज्म लगाया है हमने, नोमार्कीज प्रिज्म और पोलराइजिंग फिल्टर लगाया हुआ है। अब पोलराइजिंग फिल्टर का क्या काम है, नोमार्कीज प्रिज्म का क्या काम है, बस हमें यही ध्यान देना है। बाकी चीज़ें तो हमने देखा, कंडेंसर लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, स्पेसिमेन स्टेज क्या होता है, स्पेसिमेन क्या होता है, ऑक्यूलर लेंस क्या होता है। बस हमें अब इनके बारे में पढ़ना है कि ये स्पेसिफिक क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो हमारा जैसा था माइक्रोस्कोप वो सेम टू सेम वही है। और अगर आपको याद हो, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में भी हम ट्रांसपेरेंट सेल को ऑब्जर्व करते थे। ऐसे सेल जो ट्रांसपेरेंट हो, जो स्टेन ना ले पाए, या तो जिसको स्टेन लेते ही क्या हो जाए, सेल मर जाए, ठीक है। तो इट इज़ ए नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स, मीन्स इसमें आपको लाइव सेल की स्टडी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। आपको सेल को मारना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आप लिविंग सेल की स्टडी करते हो। तो नॉन इन्वेजिव टेक्निक है ये भी। और PCM भी वही था। PCM में भी हम क्या कर रहे थे, लाइव सेल को देख पा रहे थे। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में भी हम लाइव सेल को देख पाते थे, ठीक है ना। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इन सब में हम लाइव सेल को देख पा रहे हैं, लिविंग सेल को देख पा रहे हैं, उनके अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। हियर फिगर 2.5 आप देख रहे हो, जो डिपिक्ट कर रहा है क्या, ऑप्टिकल पाथ किसका, DIC का। दैट इंक्लूड्स पोलराइजिंग फिल्टर, हमने देखा पोलराइजिंग फिल्टर लगा हुआ है, और डबल प्रिज्म का हमने क्या नाम दिया, नोमार्कीज प्रिज्म बोल रहे हैं इस डबल प्रिज्म को, ठीक है, नोमार्कीज प्रिज्म एंड एन एनालाइजर, ठीक है। ये पोलराइजिंग फिल्टर है, तो इस पोलराइजिंग फिल्टर को एनालाइजर बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं एनालाइजर, इसको बोलते हैं पोलराइजर, ठीक है। पोलराइजर और एनालाइजर, और नोमार्कीज प्रिज्म है हमारे पास दो, ठीक है। देखो, इन DIC 2 बीम्स ऑफ लाइट इज यूज्ड, लाइट की 2 बीम्स को यूज करते हैं, ठीक है ना।
लाइट की दो बीम को यूज करें, टू बीम्स ऑफ लाइट आर यूज्ड। द अनपोलराइज्ड लाइट coming from the lamp first goes through a polarizing filter that polarizes it at 45 डिग्री। देखो आपने बेसिकली लोअर क्लासेस में क्लास 12 में आपने शायद से ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, क्लास 12 में केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद से आपने ये पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर आप एडवांस लेवल की थोड़ी सी भी पढ़ रखी है आपने, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ रखी है, तो आपने पढ़ा होगा कि लाइट जो होती है, लाइट रेज जो होती है वो डिफरेंट 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 डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, ठीक है ना। तो हम पोलराइजिंग फिल्टर इसलिए लगाते हैं ताकि हमें एक डायरेक्शन में लाइट एक प्लेन में वाइब्रेट करता हुआ मिले। लेट्स सपोज आपने ऐसा कुछ देखा होगा, लाइट डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट कर दी है, तो अगर हम पोलराइजिंग फिल्टर यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ लाइट मिलेगी जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होंगी, ऑसिलेट कर रही होंगी, ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करती हुई लाइट रेज हमें मिलेंगी, तो हम लगाते हैं पोलराइजिंग फिल्टर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड, देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट मीन्स इसका वाइब्रेशन देखो, ये डिफरेंट 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 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है, ठीक है ना, इसका वाइब्रेशन देखो। लेकिन जब आप इसको पोलराइज कर दोगे, जब आप इसको पोलराइज कर दोगे तो इसका वाइब्रेशन बस इसी प्लेन में है, बस इसी प्लेन में है। लेट्स सपोज ये आपका ये कौन सा प्लेन है, ये आपका मान लो वाई प्लेन है, और ये ऊपर की ओर आपका क्या प्लेन है, लेट्स सपोज जेड, तो ये बस वाई जेड प्लेन में है, ये बस वाई जेड प्लेन में है, ठीक है ना। अगर इसको आप जेड और एक्स बोलोगे तो एक्स जेड प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में, सॉरी इसको नहीं मानना, ये आगे ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स जेड प्लेन इसको बोल दो आप एक्स, इसको बोल दो, नहीं तो इसको बोल दो जेड, इसको बोल दो जेड। लेट्स सपोज दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्स के अलोंग ये वाइब्रेट कर रही है ये लाइट रेज, तो हमें पोलराइज लाइट मिल गई, ये बस इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगी। और ये जो लाइट थी अनपोलराइज्ड लाइट, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। तो हमने पोलराइजर यूज किया, हमने क्या यूज किया, पोलराइजर, जिसने क्या कर दिया, जिसने लाइट रेज को हमें एक एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता हुआ दिया, ठीक है ना, बाकी डायरेक्शन कैंसिल आउट हो गई, ठीक। और ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। पोलराइजिंग ये 45 डिग्री के एंगल पे है, आप इसका एंगल मेजर करोगे तो ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। नाउ एक सेकेंड देखो, अगर मैं बोलूँ ये लाइट रेज, ठीक है, ये लाइट रेज, तो ये आपको दिख रहा है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करी तो ये 90 डिग्री होगी। लेकिन जब हम 45 बोल रहे हैं, जो हम 45 बोल रहे हैं, उसका मतलब हमें ये वाली लाइट रेज मिली है, हमें ये लाइट रेज मिली है। ट्रैवलिंग की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसके अलोंग क्या बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है, तो ये 45, तो हमें ये वाली लाइट रेज मिली है, ठीक है। तो देख लो, हमारा लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स से हमें अनपोलराइज लाइट मिला, उसको हमने पोलराइजर की हेल्प से 45 डिग्री पे पोलराइज करवा लिया, तो हमें ये वाली लाइट रेज मिली। अब इसको हमने नोमार्कीज प्रिज्म से पास कराएंगे, ठीक है ना। इसको वॉलेटन्स वॉलेटन्स प्रिज्म भी बोला जाता है, वॉलेस्टन्स प्रिज्म, ठीक है। ये तो बीम स्प्लिटर बोल दो, ठीक है, कि एक लाइट रेज को एक लाइट रेज में, ये एक बीम सपोज करो, ये एक बीम है, बीम ऑफ लाइट, ये एक बीम है, ठीक है, इसको दो बीम में स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। तो लाइट रेज को टू बीम्स में सेपरेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो हमने शुरू में बात किया था, हम इस केस में दो बीम को यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो हमने शुरू में बात किया था, टू बीम्स ऑफ लाइट आर यूज्ड, और ये दो बीम कौन क्रिएट करेगा, ये दो बीम कौन कौन क्रिएट करेगा, नोमार्कीज प्रिज्म, नोमार्कीज प्रिज्म, ठीक है। तो हमने 45 डिग्री के एंगल पे हमने उसको पोलराइज करवा लिया, ठीक है। नाउ इट इज देन डायरेक्टेड टुवर्ड नोमार्कीज मॉडिफाइड, ये तो वॉलेस्टन प्रिज्म प्लेस बिलो द कंडेंसर, कंडेंसर के जस्ट नीचे जो है, कंडेंसर के जस्ट नीचे जो है
देखो ये रहा हमारा कंडेंसर, कंडेंसर के नीचे हमारा नोमार्किस प्रिज्म है। तो उसमें हमने क्या किया, लाइट रेस को पास कराया उसके थ्रू। तो अब क्या हो रहा है, अब देखो द प्रिज्म splits the entering beam to creates two distinct beam। ठीक है, उसको स्प्लिट करके दो बीम क्रिएट कर दिया, दो डिस्टिंक्ट बीम, दो अलग अलग बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना, और वो जो बीम है वो भी अभी पोलराइज्ड ही है। अब जो आपको दो बीम मिल रही है वो इटसेल्फ पोलराइज है। ये जो बीम था, ये जो लाइट रेस थी, ये सिंगल बीम, ये भी पोलराइज हो गया था, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ के बाद ये पोलराइज हो गया। ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट बीम। और ये जो दो बीम मिल रही है अब आपको, ये भी पोलराइज्ड है। ठीक है, लाइट दैट ट्रेवल इन स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन थोड़ी सी अलग होती है। ट्रेवल दोनों एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, दोनों का डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट है। दोनों का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, उनका डिफरेंस है। दोनों के डायरेक्शन, ट्रेवल करने की डायरेक्शन में। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहे हैं वो स्लाइटली डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिस बीम डू नॉट रिकम्बाइन टू कॉज इंटरफेरेंस। अब ये जो दो बीम हमने स्प्लिट करी है, जो एक बीम से स्प्लिट करके दो बीम बनाया, वो आपस में क्या होती है, वो आपस में कंबाइन नहीं करती है, वो आपस में कंबाइन करके इंटरफेरेंस शो नहीं कर रही है अभी। ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बीम्स इज लेस देन द रिजॉल्विंग एबिलिटी। और ये जो दो बीम है, जो दो बीम आपको मिली, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, वो डिस्टेंस कम है। लेस देन किससे कम है, रिजॉल्विंग एबिलिटी। अब रिजॉल्विंग एबिलिटी जानते हो, किसी भी माइक्रोस्कोपी की एबिलिटी कि दो पॉइंट को, दो क्लोजली टू क्लोजली पॉइंट्स को डिस्टिंक्ट दिखा पाए, दो क्लोज पॉइंट्स को अलग अलग शो कर पाए। ठीक है, लेट्स सपोज कोई माइक्रोस्कोप है जो दो पॉइंट जिसके बीच की दूरी है, लेट्स सपोज 10 नैनो 10 एंगस्ट्रॉम, लेट्स सपोज 10 एंगस्ट्रॉम। तो 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी है दोनों के बीच में, उन दोनों पॉइंट्स को वो अलग अलग दिखा पा रहे हैं। बट जैसे ही 10 एंगस्ट्रॉम से बढ़ा दो, हम कर देते हैं क्या, इनके बीच की दूरी घटा दो, दूरी घटा दो। दूरी घटाओगे मीन्स लेट्स सपोज 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो इस दूरी को वो नहीं अलग अलग दिखा पाएगा। ठीक है ना, दो पॉइंट जिनके बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम है, तो इस दो पॉइंट्स को वो अलग अलग नहीं दिखा पा रहा है। मीन्स कि उसका रिजॉल्विंग एबिलिटी 10 एंगस्ट्रॉम का ही है, कि मिनिमम से मिनिमम को कितना दिखा सकता है डिस्टेंस, 10 एंगस्ट्रॉम का। इससे ज़्यादा को वो नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो रिजॉल्विंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। जो डिस्टेंस है वो रिजॉल्विंग एबिलिटी से भी कम होती है। किसी की रिजॉल्विंग एबिलिटी है 10 एंगस्ट्रॉम, कि 10 एंगस्ट्रॉम है तो वो अलग अलग दिखा पाएगा, उससे कम है तो नहीं दिखा पाएगा अलग अलग उन दो पॉइंट्स को। तो उससे भी कम होती है क्या, इन दो बीम्स की बीच की डिस्टेंस। ठीक है, रिजॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड इज जनरली रेफर्ड एज द शियर डिस्टेंस। और इन दो बीम्स के बीच का डिफरेंस, सॉरी, इन दोनों बीम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, शियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शियर डिस्टेंस। कौन दो बीम्स, जो स्प्लिट करके हमने बनाई थी। ठीक है, ये इन दो बीम्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना, पैरेलली है अभी, पैरेलल है अभी, हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल आएगा। तो ठीक है, तो इन दोनों की बीम्स, इन दोनों ये जो बीम्स है, दो डिफरेंट बीम्स है। ठीक है ना, तो इन दोनों बीम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितनी है, कितनी है, वो तो पोलराइजिंग एबिलिटी से भी कम होती है। ठीक है ना, सॉरी, रिजॉल्विंग एबिलिटी से भी कम होती है, रिजॉल्विंग एबिलिटी से भी कम होता है ये डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, शियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शियर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस रिजॉल्विंग एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव से भी कम होता है। आई होप यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ रहा होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपके मन में। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। देखो, द टू बीम्स डेट पासेस थ्रू द कंडेंसर लेंस। जो दो बीम कंडेंसर लेंस के थ्रू पास हो रही है, विच मेक देम पैरेलल टू वन अनदर। जो कंडेंसर लेंस है वो उन दोनों बीम्स को क्या कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल बना दे रही है।
so that they can pass side by side through the specimen। देखो बताया था ना, कंडेंसर लेंस ने क्या किया, दोनों बीम्स को आपस में पैरेलल कर दिया। देखो अभी तो पैरेलल है ना, ठीक है, बाद में कुछ भी हो, अभी पैरेलल है ना दोनों, ठीक है। तो दोनों को क्या कर लिया, पैरेलल कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। अब पैरेलल होके ये इसको कंडेंस कराएगा सो दैट दोनों बीम्स एक दूसरे के आजू बाजू बिल्कुल पैरेलल होके स्पीसीमैन से निकले। जो स्पीसीमैन से जो निकल, ये है स्पीसीमैन आपका, ठीक है ना, ये चीज़ स्पीसीमैन है। तो स्पीसीमैन से दोनों बिल्कुल एक साथ निकल रही है, बिल्कुल आसपास से निकल रही है, ठीक है ना। so that they can pass side by side through the specimen, they can pass side by side through the specimen, they can pass side by side through the specimen। इसीलिए उसने उसको क्या किया था, पैरेलल किया था। इसने जो इसको पैरेलल किया, क्यों किया, ताकि वो स्पीसीमैन के में इसी पे स्पीसीमैन के थ्रू जब निकले तो दोनों साइड बाय साइड होके निकले, ठीक है। ये नहीं है कि एक इधर से निकल रहा है और एक इधर से निकल रहा है, एक इधर से निकल रहा है बीम और एक बीम इधर से निकल रही है, नहीं, दोनों साइड बाय साइड है। यहाँ पे देखो स्पीसीमैन के रीजन में, देखो ध्यान से देखो, स्पीसीमैन के रीजन में फोकस करो, दोनों बीम्स साइड बाय साइड निकल रही हैं। तो यही मतलब इस चीज़ का, इसीलिए उसको यहाँ पे पैरेलल किया गया था। कंडेंसर लेंस ने पहले उसको पैरेलल किया और वापस पे फोकस करा दिया स्पीसीमैन पे, सो दैट दे कैन पास साइड बाय साइड थ्रू द स्पीसीमैन। When the beams passes through the specimen, their path are modified due to the difference in thickness and refractive index encountered। देखो जब दोनों बीम्स पास हो रही थी, हाँ, किससे, स्पेसिमेन के थ्रू, ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों के फेज चेंज हो गए, दोनों के फेज में डिफरेंस आया, दोनों के फेज में डिफरेंस है। अब फेज में डिफरेंस आना क्या मतलब होता है, एक बार आप प्लीज़ गूगल कर लो, फेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस ऑफ वेव, अब उतना मैं इधर कवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो फेज, दोनों के फेज में डिफरेंस आ गया, देखो क्यों आया। when they passes through when this beam passes through the specimen, their path is modified, उनके पाथ मॉडिफाई हो गए ड्यू टू डिफरेंस इन थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन। देखो स्पेसिमेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन की थिकनेस अलग अलग होगी। लेट सपोज आपका बीम, दो बीम आपने पास किया, कोई बीम न्यूक्लियस से होते हुए निकला और कोई बीम साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए निकला, ठीक है। लेट सपोज हमने ऐसा कुछ मान लिया, तो क्या हुआ, दोनों बीम निकली, बट न्यूक्लियस तो ज़्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू आपका अदर ऑर्गेनल, ठीक है। तो उसका जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, इस वाले वेब की वेलोसिटी, इस वाले वेब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस वाले वेव की वेलोसिटी कम हो जाएगी, समझ रहे हो, इस वाले वेव की वेलोसिटी कम हो जाएगी। बट जो कंपेयर टू न्यूक्लियस, जो रेयरर मीडियम था, न्यूक्लियस को डेंसर मान लेते हैं, जो रेयरर मीडियम में था तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, तो वो बीम ज़्यादा आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा, तो दोनों की डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उनमें डिफरेंस आ गया ना, ठीक है। अब पता है आपको वेलोसिटी में डिफरेंस क्यों आती है, ये डेंसर और रेयर कॉन्सेप्ट है, इतना मैं डीप नहीं जाऊंगा, इतना बिल्कुल नीचे लो क्लास में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस आई, जिसकी वजह से दोनों की डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया उसमें डिफरेंस आ गया। एक ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक ने कम डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, जिसने इनकाउंटर किया थिकनेस पार्ट को, ये तो जिसने इनकाउंटर किया ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले रीजन को, ठीक है। तो वो कम डिस्टेंस कवर किया, किसी ने ज़्यादा कर लिया, तो दोनों के डिस्टेंस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी दोनों वेव ने उनमें डिफरेंस आ गई। व्हेन डिफरेंस इन, ठीक है, उनके पाथ मॉडिफाई हो गए। इन DIC ऑप्टिकल पाथ लेंथ ग्रेडियंट, देखो इस चीज़ का मतलब समझो। ऑप्टिकल पाथ लेंथ ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ये वो वाली पाथ है, ये कौन सी वाली पाथ है, जो सेल के थ्रू निकली, जो स्पेसिमेन के थ्रू है। देखो जैसे सपोज ये आपको पूरा स्पेसिमेन है, ये आपका सेल था स्पेसिमेन, तो लाइट रेज जो बीम थी वो इस स्पेसिमेन के थ्रू निकली है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिमेन का जो रीजन था, ये रीजन, इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो इस रीजन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में चलोगे तो ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, पाथ में ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पे ये रेयर है, ये डेंसर है, ये रेयर है, ये डेंसर है, पूरा एक जैसा तो है नहीं। जैसे ही इसके बाहर, जैसे ही लाइट रेज इसके बाहर आएगी
तो उसको क्या मिलेगा, एयर मिलेगा। एयर यहाँ पे मीडियम सेम है, इतना भी यहाँ पे भी उसका डेंसिटी सब सेम रहेगा, यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का सेम रहेगा थ्रू आउट दी पाथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा क्या, नहीं। बट जब आपका वेव, जब आपकी लाइट वेव सेल स्पीसीमेन में एंटर करी और स्पीसीमेन से निकली, उस दौरान उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते जा रहे थे। समझ रहे हो आप क्यों हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली चेंज, ठीक है। तो उसी को बोल रहे हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ ग्रेडियंट, ठीक है। डीआईसी में, इन डीआईसी ऑप्टिकल पाथ लेंथ ग्रेडियंट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रास्ट। यही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए। जो जो हम कॉन्ट्रास्ट इन्हांस करना चाह रहे हैं, इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसमें रिस्पॉन्सिबल है हमारा क्या, ऑप्टिकल पाथ लेंथ ग्रेडियंट, ठीक है। स्पीसीमेन के अंदर, स्पीसीमेन वाला रीजन में, बाकी बाहर रीजन में तो सब आपका सेम रहेगा। एज दी पैरेलल बीम्स, और इसी रीजन की वजह से तो आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी टू वेव्स उसमें डिफरेंस आई, ठीक है। एज दी पैरेलल बीम्स एंटर्स दी ऑब्जेक्टिव, जो पैरेलल बीम्स थी वो ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर करी, आर फोकस्ड अबव द रियर फोकल प्लेन एंड देन एंटर्स इन द सेकंड प्रिज्म वेयर इट रिकम्बाइंस। पहले वो ऑब्जेक्टिव लेंस में पड़ी, देन वो किस में पड़ी, देन वो सेकंड प्रिज्म में एंटर करी और वो वेव्स क्या हो गई, रिकम्बाइन हो गई। देखो क्या है, शुरू से लेके चलते हैं। लाइट सोर्स पोलराइजर ने इसको पोलराइज किया, एक डायरेक्शन वाला कर दिया, ठीक है। नोमार्किस प्रिज्म, फर्स्ट नोमार्किस प्रिज्म आया, इसने लाइट रेस को दो बीम में स्प्लिट कर दिया। देन कंडेंसर ने इसको पैरेलल कराया और स्पेसिमेन पे फोकस कराया सो दैट दे कैन पास साइड बाय साइड टू ईच अदर। देन स्पेसिमेन के थ्रू होते हुए इसमें आपको ग्रेडियंट देखने को मिला। यहाँ पे जो वेव था, तो कोई वेव ज़्यादा ट्रेवल किया होगा, कोई वेव कम ट्रेवल किया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका स्पेसिमेन रहा उसके अंदर क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। किसी रीजन में कोई थिकर रीजन है, कोई लाइट रीजन है, फिर कोई थिक रीजन है, कोई थिन रीजन है, कहीं पे न्यूक्लियस आ गया बीच में, कहीं पे राइबोसोम आ गया, कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल के थ्रू पास होते हुए निकला है ये, समझ रहे हो, ठीक है। और बाकी बाहर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये ग्रेडियंट नहीं चेंज लाएगा। क्यों, ये तो पूरा एयर है, तो यहाँ पे जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं पे, यहाँ पे भी उतना ही, वहाँ यहाँ पे भी उतना ही, और सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इसको ग्रेडियंट देखने को नहीं मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए जो लाइट रेज है किस में पड़ी, ये आपकी पड़ी सेकंड प्रिज्म में, सेकंड नोमार्किस प्रिज्म, जहाँ पे अब जो डबल बीम्स जो थी, जो दो बीम्स थी वो कंबाइन हो गई, दो बीम्स क्या हो गई, कंबाइन हो गई, ठीक है ना। दोनों बीम्स क्या हो गई, कंबाइन हो गई। देखो कंबाइन हो गई दोनों बीम्स, ठीक है, और एक बीम बनी। अब जो एनालाइजर है, अब जो आपका एनालाइजर है, इसके बाद जो एनालाइजर है, इसको वैसे पोलराइजर भी बोल सकते हो, एनालाइजर है। तो इसने क्या किया, इसने 130 डिग्री पे, 135 डिग्री पे इसको पोलराइज करके रखा है, ठीक है ना। इसने कितने डिग्री पे रखा है पोलराइज करके, 135 डिग्री पे, ठीक है ना, 135 डिग्री पे। अब देखो दो वेव्स दिख रही होंगी आपको, देखो एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। बिफोर एनालाइजर ये ऐसा है, इसने ऐड तो कर दिया दोनों वेव को मिला के एक तो कर दिया, बट अभी भी ये क्या है, अभी भी ये कैसी है कि एक ज़्यादा पाथ है, एक दो शिफ्ट देखने मिल रहा है, फेस शिफ्ट देखने मिल रहा है। एक का पीक यहाँ पे, दूसरे का पीक यहाँ पे, फेस शिफ्ट देखने मिल रहा है। ये वाली वेव ज़्यादा ट्रेवल करिए, ये वाली वेव ज़्यादा ट्रेवल करिए, ये वाली वेव ज़्यादा ट्रेवल करिए और ये वाली वेव कम ट्रेवल करिए, ठीक है ना। ये वाला वेव ज़्यादा ट्रेवल किया, ये वाला वेव कम ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इसको क्या किया, इसको बेसिकली आपके एनालाइजर ने एक कर दिया, ठीक है ना, इसको आपके एनालाइजर ने एक कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या हुआ, यहाँ पे आपका इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस होके आपका पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो
दोनों के फेज में थोड़ा डिफरेंस है बट डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ठीक है, देखो दोनों बीम लेंथ कंबाइन हुई, द टू बीम्स दैट द टू बीम्स इनटू वन पोलराइज्ड बीम कंबाइन हो गई। ओके, नाउ दी रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू इंटरफेरेंस, रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है, हमने देख लिया इंटरफेरेंस हुआ। द सेकंड पोलराइजर दैट इज एनालाइजर बोलते हैं उसको, इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द वाइब्रेशन ऑफ द बीम्स इन द सेम प्लेन। ठीक है ना, जब आपने दोनों बीम्स को अलग किया था, जब आपने दोनों बीम्स को अलग अलग किया था, तो वो वाइब्रेशन स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, हमने पहले भी पढ़ा। जब उन बीम्स को हमने स्प्लिट किया था तो वो स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे। बट एनालाइजर ने क्या किया, दोनों को एक ही डायरेक्शन में ला दिया। ठीक है ना, द सेकंड प्रिज्म सॉरी द सेकंड पोलराइजर that is analyzer is required to bring the vibration of the beams in the same plane and axis, सेम प्लेन और एक्सिस में, सो दैट इंटरफेरेंस अकर। इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि दोनों बीम्स एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही हो। ठीक है, द फाइनल इमेज इज सीन थ्रू द आई पीस एज डिफरेंस इन इंटेंसिटी एंड कलर। तो फाइनल इमेज मिलेगा हमें किस वजह से मिला, इंटेंसिटी में डिफरेंस की वजह से, और कलर हमें कलर देखने को मिली। इंटेंसिटी में डिफरेंस मीन्स कोई रीजन आपको ज़्यादा लाइट देखने को मिल रहा होगा, कोई रीजन आपको कम लाइट देखने को मिल रहा होगा, कोई रीजन आपको ज़्यादा डार्क देखने को मिल रहा होगा, कोई रीजन कम डार्क देखने को मिल रहा होगा। तो इंटेंसिटी में डिफरेंस आ रही है। ठीक है, और इंटेंसिटी आपको पता है बेसिकली, पीक आपकी जितनी बड़ी ऊंची रहेगी, आपकी पीक की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी आपकी इमेज ब्राइटर बनेगी। पीक की वैल्यू कम आ रही है तो वो इंटेंसिटी लोअर देखने मिलेगा। तो डिफरेंट कर कि कितने टाइप का इंटरफेरेंस हुआ, क्या किसी इंटरफेरेंस में पीक इतनी आई होगी, किसी इंटरफेरेंस में पीक थोड़ा ज़्यादा आया होगा, किसी इंटरफेरेंस में पीक आपको थोड़ा कम आया होगा। तो तीनों के लिए आपके पास जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग रहेगी, इन तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग रही होगी। ठीक है ना, इन तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग रही होगी। किसी का पीक बहुत ज़्यादा है, किसी का पीक बहुत कम है, किसी का पीक ऐसा है। ये तो किसी का पीक है ही नहीं, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, लेट्स सपोज बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खत्म, कैंसिल आउट, तो वो तो आपको एरिया तो डार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो डिफरेंस इन इंटेंसिटी की वजह से आ रहा है, और आपको कलर भी देखने को मिल जाता है। दी डी आई सी इमेज शोज सरफेस डिटेल्स, आपको सरफेस डिटेल सही ढंग से दिखा पाता है, एंड कैन प्रोड्यूस 3D लाइक इमेज, वो 3D इमेज आपको देता है, आपके स्पीसीमैन की 3D इमेज देता है आपको। वेरेज हम देख लेते हैं जो आपका फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी था, वहाँ पे आपको 2D इमेज मिलता था। तो ये डिफरेंस याद रखना, वहाँ पे हमें 2D मिलता था इमेज, यहाँ पे 3D मिलता है। ठीक है, दिस सेल अपीयर रेज्ड फ्रॉम दी सरफेस, सेल आपको बेसिकली सरफेस से उठा हुआ दिखाई दे मिलेगा, इसी को तो 3D बोलते हैं ऑफ द स्लाइड। एंड इवन न्यूक्लियाई विल अपीयर रेज्ड, न्यूक्लियाई भी आपको अलग से 3D में दिखाई देगा, 3D जैसा कुछ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से थोड़ा उठा हुआ सा न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा आपको, 3D स्ट्रक्चर बेसिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं और एक चीज़ समझ, ये तो डिफरेंस आप कर लोगे, मैं इसमें एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको, एक लास्ट चीज़ है जो बताना ज़रूरी है। देखो दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो आई होप आपको ये चीज़ अगर समझ में आ रही है तो फिर तो ठीक ही है, नहीं तो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। देखो पहला डिफरेंस देखा, इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू सैंपल ओरिएंटेशन, जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में है वो सैंपल ओरिएंटेशन के सेंसिटिव नहीं है, बट यहाँ पे है। दैट इज, देखो समझा मतलब क्या है, मतलब लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने एक स्लाइडली उस पर आपने क्या किया, अपने स्पीसीमैन को रखा, स्पीसीमैन को रखा, ठीक है, स्पीसीमैन को रखा और आपने ऑब्जर्व करने गए, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से आपने ऑब्जर्व करने गए, हाँ ठीक है, तो आपने क्या किया, अब बोला नहीं, थोड़ा सा आपने इसको हिलाया, थोड़ा सा आपने स्लाइड को हिलाया, तो आपका ये जो स्पेसिमेन था वो थोड़ा बिखर गया, स्पेसिमेन अभी भी वही है, स्पेसिमेन वही है, लेट्स सपोज स्पेसिमेन
की पोजीशन स्पेसिमेन और रीओरिएंटेशन हो गया, स्पेसिमेन का रीओरिएंटेशन हुआ, रीओरिएंटेशन हो गया। ओरिएंटेशन बेसिकली आपको मतलब पता है ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा इस स्लाइड को हिला के स्पेसिमेन का रीओरिएंटेशन कर दो, तो ऐसा नहीं है कि इसमें चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें अब अच्छा दिखने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पेसिमेन के रीओरिएंटेशन, सैंपल के रीओरिएंटेशन, या तो स्पेसिमेन के रीओरिएंटेशन के लिए ये सेंसिटिव नहीं है कि आप रीओरिएंटेशन करोगे थोड़ा सा स्पेसिमेन को, तो आपको फेस कॉन्ट्रास्ट में बिल्कुल चेंज देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे है, यहाँ पे है क्यों? हमने बोला ना कि इसका जो पहला चीज है जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, ये क्या था? ये लाइन देखो, देखो यही लाइन मेन है। हाँ देखो, मार्क कर लो इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। in DIC optical in DIC optical length gradient are primarily responsible for the contrast। contrast के लिए प्राइमरी कौन रिस्पॉन्सिबल है? सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा ऑप्टिक, अच्छा अच्छा आपके पास कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो है आपका पाथ लेंथ ग्रेडियंट। पाथ की लेंथ, कौन से पाथ की लेंथ? और जो आपकी क्या हो रही है, स्पेसिमेन के थ्रू जो पाथ है, स्पेसिमेन के थ्रू जो पाथ है, ये वाला पाथ, यहाँ से लेके स्पेसिमेन के शुरू से लेके स्पेसिमेन का एंड यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद तो एयर मीडियम आ गया, इससे पहले तो ये ग्लास था। तो ये वाला पाथ, ये पाथ यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। लेकिन जब आप इसको रीओरिएंटेशन कर दोगे, जब आपको रीओरिएंटेशन कर दोगे, तो ये पाथ का चेंज नहीं हो जाएगा। पाथ में बीच में जो भी चीज़ें पहले थी, अब तो वो रीओरिएंटेशन हो गया, तो अब तो कुछ अलग हो जाएगा। समझ रहे हो? आई होप कि इतनी सी बात, छोटी सी बात है ये, तो आप इसको अब इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर मैं इसको रीओरिएंटेशन कर दूं, तो इसके पाथ में आने वाली चीज़ें वो वापस से रीओरिएंटेशन हो जाएगी। अब हो सकती है कि जो नई पाथ बनी वो अलग हो पहले वाले से, पहले वाले से थोड़ा अलग हो, ठीक है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा अलग हो भी हो सकती है। तो रीओरिएंटेशन पे ये रीओरिएंटेशन के लिए ये सेंसिटिव है, ठीक है। द कॉन्ट्रास्ट इज डायरेक्शनल, ठीक है ना, डायरेक्शनल है, वो आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। एंड सो सैंपल ओरिएंटेशन कैन चेंज द रीजन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कॉन्ट्रास्ट। समझ में आया? पहले आपको जो इमेज मिल रही थी उसका कोई रीजन आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, कोई रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट। जैसे ही आप सैंपल को ओरिएंटेशन करोगे, अब देखोगे तो कोई अब चेंज हो जाएगा कि वो रीजन अब डार्क हो गया, इधर अब कुछ अलग हो गया, ठीक है। क्यों? आपके जो पाथ है, जो ऑप्टिकल पाथ है, वो चेंज कर दिया आपने। और यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ पे डिपेंड करता है, डीआईसी में ऑप्टिकल पाथ पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल पाथ के ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। और कौन सा ऑप्टिकल पाथ में मैंने आपको बता दिया, बाकी है ही क्या। एयर के थ्रू देखोगे, एयर में क्या आ रही है, कुछ आ रही है एयर में, तो एयर से कुछ नहीं होता। ऑप्टिकल पाथ आप बेसिकली स्पेसमैन के थ्रू जो पाथ ट्रेवल किया, वो वाला पाथ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बार बार ये बोलना नहीं पड़ेगा। आप जब भी ऑप्टिकल पाथ बोलोगे तो समझ जाना कि उस पाथ की बात कर रहे हैं, ठीक। तो बाकी आप देख लेना, यही पॉइंट में वो एक ढंग का समझाना था, और इसमें कुछ खास है नहीं। और 2D इमेज, 3D इमेज ये रखना, उसमें 2D यूज होता है, इसमें 3D यूज होता है, ठीक है। अब डिफरेंस तो आप बना ही सकते हो इसमें, तो उसमें बहुत सारी डिफरेंस है, दोनों का मैकेनिज्म ही डिफरेंस है, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं, एनुलर डिस्क को यूज़ कर रहे थे, फेस प्लेट को यूज़ कर रहे थे, उसमें हम फेस प्लेट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कोई फेस प्लेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फेस प्लेट, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पोलराइजिंग फिल्टर। यहाँ पे हम नोमार्किस प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं। पहली बात तो आप यही बताना, सबसे पहली बात ये बताना हमने चेंज क्या किया है, दोनों के माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है। कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, हमने पहले क्या यूज़ किया था, हमने फेस प्लेट यूज़ किया था, बट हम यहाँ पे पोलराइजिंग फिल्टर एंड नोमार्किस प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप थ्री डी इमेज मिल पाता आपको यहाँ पे, बट वहाँ पे 2D इमेज मिलता था। तीसरा, कि आपका ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल पाथ ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, बट वो नहीं करता, वो उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो तीन डिफरेंस आपके सिंपल सिंपल से हैं।
बाकी आप चाहो तो अपने मन से तो कुछ भी, अब फिर आपको इतना तो पता चल ही गया है। सिमिलरिटी भी अब पता है आपको, दोनों में सिमिलरिटी बहुत है, दोनों में सिमिलरिटी बहुत है, दोनों में ही कॉन्ट्रास्ट इनहांस हो रहा है, दोनों में ही कॉन्ट्रास्ट इनहांस हो रहा है। ठीक है ना, दोनों में ही क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट इनहांस हो रहा है। ठीक है, और दोनों में ही हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देखने, ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन को देखने की कोशिश करते हैं जो स्टेन ना ले पाए। दोनों में ही हम लिविंग सेल को देख पाते हैं, उनके अंदर चलने वाली डायनेमिक्स को देख पाते हैं। ठीक है, सेलुलर डायनेमिक्स को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लोरोसेंस, फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी। आई थिंक फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी का 2 लेक्चर लगेगा, फिर एक लेक्चर आएगा आपका कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी पे, देन ये हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। ठीक है ना, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का आपका एक लेक्चर लगेगा, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का एक लेक्चर लगेगा, और फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी का आपका 2 लेक्चर आई थिंक लगेगा। मैं सोचूंगा, देखूंगा 2 लेक्चर में कंबाइन कर दूं, ये तो अगर हो सके तो एक लेक्चर में कोशिश करूंगा, बट आई थिंक 2 लेक्चर लग जाएगा, इसके आधे आधे घंटे के 2 लेक्चर लग जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपका एक काम है कि आप जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पढ़ा आपने, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ये, और डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, दोनों में समानताएं निकालो, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, लिस्ट करके रख लो, लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी लग रहा है समानता, डिफरेंसेस, ठीक है ना, वो आप लिख के रख लो। आई थिंक 5-5 पॉइंट अगर आप लिख के रखोगे तो ठीक रहेगा। बाकी आपको आपको जितना भी लग रहा है लिख के, उतना लिख के रख लो, उनमें से आप बेस्ट 5 को सिलेक्ट कर लो, जिसको आप सही ढंग से याद रख पाओ। ठीक है, बाकी बेसिक्स मैंने अच्छे ढंग से बताया। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।